नमस्कार दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीएस प्रैक्टिस फॉर एसएससी सीजीएल एंड एमटीएस। आज से हम एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए जीएस प्रैक्टिस सेशंस डेली अपलोड करेंगे। माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। आप लोग सभी जानते हैं कि सीजीएल हो या एमटीएस में जीएस का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है और जो बच्चों के लिए काफ़ी सिरदर्द होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही डीप नहीं पूछे जाते, लेकिन सिलेबस इसका बहुत वास्ट होता है। क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होता है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि एग्ज़ाम के खासकर पहले हमें प्रैक्टिस पेपर्स के बिहाफ में या प्रैक्टिस पेपर की हेल्प से, पीवाईक्यू की हेल्प से क्वेश्चंस को एनालिसिस करना चाहिए, क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस फंस जाते हैं। या तो जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शंस का भी अगर हम एनालिसिस करें तो उससे भी हमें अलग अलग क्वेश्चंस की वैरायटी हमें पता चल सकती है। आने वाले दिनों में इस सेशंस के कई सारे वीडियो आने वाले हैं, तो अगर आप इस सेशन को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि 80 to 85% क्वेश्चन जीएस के यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसमें जीएस और जनरल साइंस दोनों हम कवर करेंगे, जिससे आप साइंस के लिए भी प्रिपेयर रहें और जनरल स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। करंट अफेयर के लिए बाद में हम कुछ आपको एक्स्ट्रा सेशंस करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका जीएस प्रैक्टिस सेशन पहला दिन। स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन है और चारों के चारों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से कनेक्टेड है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से, कंट्रोलर जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल आप इसको कह सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत के फाइनेंस को कंट्रोल करता है, उसका जो निरीक्षण करता है फाइनली, उसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम आपको धीरे धीरे हर चीज़ का एनालिसिस बताते जाएंगे। आज सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए हैं कि चीज़ों को कैसे हम बताएंगे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 4 चीज़ें हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल से संबंधित, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य एवं शक्तियों से रिलेटेड। तो जो अनुच्छेद 149 है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित होता है। ये आपका CGL 2023 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, PYQ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 4th नंबर, महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अब आप इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट्स आप समझिए। सबसे फर्स्ट नंबर आपने CAG को देखा, सेकंड नंबर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित देखा आपने, हिंदी में कहते हैं संवैधानिक निकाय। थर्ड नंबर आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ तो एक होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या क्या आता है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है, CAG आता है। इन सभी, अभी इसमें कई सारी बॉडीज और हैं, तो मैं अभी डिटेल नहीं पूरा बता रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आज के लेक्चर में कि हमें कैसे इसमें स्टडी करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन अलग से निकालना चाहिए।
हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसका आंसर टिक करते हैं और अगला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि अब इन सभी के बारे में, खास करके जो की पॉइंट्स आए हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो आज से मैं सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, चीज़ों को हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, आपका काम ये है कि जो मैं आज की पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन की पॉइंट्स को घर में जा करके रिवाइज करना है। जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक से जाकर के इसको रिवाइज करना है, नहीं तो हम करा ही देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? 4 ऑप्शन है, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। इसका सही उत्तर है, बताइए क्या होगा, किसकी बंगाल से शुरुआत हुई थी? रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज? इसका सही ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन। देखिए, रामकृष्ण मिशन आपको लगता है साउथ इंडिया से संबंधित है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी, अगर आप देखेंगे। अच्छा, रामकृष्ण मिशन में कौन कौन मुख्य किरदार थे या कौन मुख्य जुड़ा था? तो आपको पता है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हमारे जो यूथ के जो आइडियल होते हैं, बता सकता है कोई कमेंट में? तो बताएगा जरूर, मैं इसको बोल नहीं रहा, पूरे इंडिया जानता है उनको, उन्होंने शिकागो में भाषण भी दिया था। तो इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। इसको देखिए, आपका यहाँ पर की पॉइंट क्या है? की पॉइंट 4 है, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। अब आपका काम क्या होगा, इन चारों की पॉइंट्स के बारे में, चारों की पॉइंट्स के बारे में अलग से हमें एनालिसिस करना होगा कि रामकृष्ण मिशन में क्या क्या हुआ था, सत्यशोधक समाज में क्या हुआ था, प्रार्थना समाज में क्या हुआ था, आर्य समाज में क्या हुआ था, इनकी शुरुआत कहाँ हुई, इनके शुरुआत करने के जो मेन लीडर थे या मेन महापुरुष थे वो कौन थे, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे पढ़ना होगा, ये नहीं कि सिर्फ ये इसका आंसर ये है और अगला क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो ऐसे इसको आपको होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ आज, इन चारों को स्टडी करके देखिएगा और फिर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? तो आप लोग जानते हैं, सभी यूज़ करते हैं। 2 कार्ड आपके पास होते हैं बैंक के बेसिकली, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन, लोन यानी कि बोरोइंग, ठीक है, जो हम किसी से लोन लेते हैं या जमा कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आपको पता है, जब किसी चीज़ में हम लोन लेते हैं तो चीज़ों में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा लगता है डिपॉजिट की अपेक्षा, ठीक है। तो डिपॉजिट की अपेक्षा क्रेडिट ज़्यादा लगेगा, मतलब ब्याज ज़्यादा लगेगा। अब इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या है। डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग खरीदारी के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तुलना में अधिक ब्याज दर होती है। क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। देखिए, चौथा ऑप्शन तो गलत है, हस्ताक्षर किसी में नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर देखिए बताया कि क्रेडिट कार्ड में ब्याज ज़्यादा लगती है, इसमें क्या कर रहा है, डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज़्यादा ब्याज होती है, यानी कि ये भी गलत हो गया। डेबिट कार्ड सीधे बैंक से खाते निकाले पैसे निकाले जाते हैं, बिल्कुल सही, जबकि क्रेडिट कार्ड में निश्चित सीमा तक ऋण यानी कि लोन लिया जा सकता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेबिट कार्ड ऑनलाइन लेन देन के लिए होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी या किसी भी चीज़ के लिए हम कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन सही क्या है, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक सीमा तक ऋण यानी कि लोन लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 44 का क्या उद्देश्य है? संविधान के अनुच्छेद 44 का क्या उद्देश्य है, बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक एवं स्थान की सुरक्षा करना, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। तो अनुच्छेद 44 जो है वो आपका एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, जो हर कम्युनिटी, हर समुदाय, हर धर्म के लिए यूनिफॉर्म रूप से
जो मैरिज एक्ट हो गया या काफ़ी प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, उन सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय प्रयास भी कर रही है और हो सकता है कि आगे इसके लिए बिल बनाया जा सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखिएगा, आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। बाकी के बारे में आप देखिएगा तो ये समथिंग अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं। मेन तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से भी है, पर्यावरण की रक्षा वगैरह, ठीक है। और कुछ आप देखेंगे तो इनको मेन ये हो गया राज्य के सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका की, न्यायपालिका अलग पूरा सिस्टम हो गया, कार्यपालिका से अलग होना। ऐतिहासिक रुचि में ये भी समथिंग फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, इसलिए ये तीनों नहीं हो सकते, यहाँ पर यही है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कहीं भी देखेंगे तो इसका आंसर भीतर गांव कहाँ पड़ता है, आप अगर याद करें तो उत्तर प्रदेश में भीतर गांव के ईंटे वाला मंदिर स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो नील नदी का पानी भूमध्य सागर में गिरता है। अब आपको देखना है कि हिंद महासागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, इसमें कौन सी गिरती है, विक्टोरिया झील में कौन सी गिरती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के भीतर अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल उत्पाद विशिष्ट अवधि के दौरान मूल ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए बेसिकली ये आपका जीडीपी से संबंधित होता है, ठीक है ना। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ये है सभी एक ही चैप्टर के पार्ट, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी। लेकिन देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन जिसमें विशिष्ट अवधि के दौरान मूल ह्रास को मापने के लिए किया जाता है, किसमें होता है? जीडीपी के बारे में। अब आपका काम क्या है? एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी और जीएनपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? अगर आप ध्यान से बताएं तो आपको याद भी होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार आया है ये। चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अब आप बिपिन चंद्र पाल, सतीश रंजन दास, दुर्गा मोहन दास, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला किस क्रांतिकारी संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था? खुदीराम बोस, भूपेंद्र नाथ बोस, शिशिर कुमार बोस या विनायक सावरकर? इसका सही जवाब है विनायक सावरकर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित हैं? अगर आप इसको बता सके तो बताइए। तो सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है, क्योंकि समानता का अधिकार आप आर्टिकल 14 से देख सकते हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी इसमें नहीं आता, क्योंकि ये शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से होने से स्वतंत्रता का अधिकार 21 से संबंधित है, तो वो अलग चीज़ हो गया। ये भी बहुत पूछा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 21 से संबंधित। तो 29 to 30 किस में है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये सब क्या है? ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। तो आपका काम क्या है? मूल अधिकार के विषय में सब कुछ डिटेल में पढ़ लेना, जो भी हो, ठीक है ना। मैं इनको धीरे धीरे आपके आने वाले वीडियोज में डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज प्राइमरी एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिंपल आपको पता चल जाए कि किस तरह हमें आगे शुरू करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, 4 ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी बता रहा है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय की को अपील की सर्वोच्च अदालत बनाने के प्रावधान, मूल क्षेत्र अधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान, अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान, या राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है तीसरा नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अब आपका होमवर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करना, और साथ ही साथ हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ के आना। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? कर का भुगतान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कर का भुगतान करना मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। तो इसका सही जवाब है कर का भुगतान करना। अब आपको इसमें मूल अधिकार क्या होते हैं, कौन सा आर्टिकल होता है, ये सबको एक बार बेसिक देख करके आना है।
पढ़ाने को मैं आज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, ताकि शुरुआत में थोड़ा सा आपको पता चले और इसमें इंट्रोडक्शन कैसे करना है, आपको बताया काम क्या है, ये मूल अधिकार से रिलेटेड है। तो अब अगला क्वेश्चन जब कल मैं वीडियो बनाऊँ आगे, तो उसमें मूल अधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उससे दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े, एक ही बार में मूल अधिकार को पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसमें आज हम टोटल 12 क्वेश्चन थे, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको एनालिसिस करना है हर क्वेश्चन में जो जो मैंने आपको बताया है। बाकी डिटेल एनालिसिस अगले वीडियो से हम धीरे धीरे डालेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता करके ज़रूर बताइए, जिससे हम उसको रिजॉल्व कर पाएँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।